प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा क्लास 12th और क्लास 10th के जिस कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटी और दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जो लिखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती, ऐसी सारी समस्याओं का निदान हम आपके सामने अभी करने वाले हैं, जिनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे संबंधित सारे पॉइंट आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बेटा, याद रहे क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो की शुरुआत करने के साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को अभी शेयर और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए बेटा, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी जानेंगे। आपको सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, आई प्रॉमिस। मुझे पूरा भरोसा है आप संतुष्ट होकर ही जाएंगे। सबसे पहले समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बेटा बात करें कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को हम इंग्लिश में पोल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यानी नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पे कोई दर्पण बनाया इस प्रकार से, ये दर्पण की एक सतह हो गई जिसको हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। ये दर्पण का एक पृष्ठ है जिसको हम बोल सकते हैं बेटा M1 M2। ये ऊपरी किनारा हो गया और ये इसका निचली किनारा हो गया। अब कह रहे होगे कि सर क्या यही पोल होता है? ना ना ना, सुनो तो। एक हमने दर्पण बनाया, आकृति से पता चलता है ये एक कॉनकेव मिरर है जिसको हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश और धंसा हुआ तल परावर्तक है। इसके ऊपरी हिस्से को M1 और निचले हिस्से को M2, अर्थात ये कॉनकेव मिरर का एक अपर्चर भाग हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा ध्रुव क्या है। तो ध्रुव जो दर्पण की सतह है इसके ठीक मध्य में उपस्थित बिंदु को बेटा हम ध्रुव कहते हैं और इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए प्रदर्शित किससे करते हैं? P से। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, दर्पण की सतह के ठीक मध्य में उपस्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बेटा हम सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है। आप सभी लोग बेटा नाम से ही क्लियर है, केंद्र, सेंटर। सेंटर क्या है? केंद्र एक ऐसा बिंदु जहां प्रकार की हम नोक रख के उसका गोला खींच देते हैं, वो बिंदु को हम केंद्रक बिंदु कहते हैं। यानी किसी एक गोलाकार सतह को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कह सकते हैं। यानी इसके लिए ये अधूरा भाग है, इसको अगर हम गोलाकार बनाते तो ऐसा ही तो बनता। तो इसका बेटा सेंटर कहाँ होता? समथिंग यहाँ होता, और सेंटर को हम C से डिनोट करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी दर्पण को निर्मित करने में, जी हाँ, किसी दर्पण को निर्मित करने में आवश्यक वह केंद्रक बिंदु जो दर्पण की सतह को निर्मित करता है उसको हम वक्रता केंद्र कह सकते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष को बेटा हम प्राइम एक्सिस के नाम से जानते हैं। मुख्य अक्ष एक ऐसी प्राइमरी लाइन है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास से ही तो रे आती है, लेकिन इसकी ये विशेषता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जाती है, जो मिरर के आर पार भी जा सकती है। यानी यहाँ से इस प्रकार से होकर जाने वाली रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, जो दर्पण के आर पार भी जा सकती है, इसको बेटा हम मुख्य अक्ष कहते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली वह रेखा जो दर्पण के बाईं ओर से दाईं ओर भी जा सकती है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा फोकस या मुख्य फोकस क्या है। फोकस और मुख्य फोकस की हम दो परिभाषाएं बना सकते हैं, समझो कैसे। बेटा हम वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु रखी है O डैश, O फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, इस प्रकार से दर्पण की सतह से टकराएगी। बहुत ध्यान से, ये वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है और दर्पण की सतह से टकरा के इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से किरण निकली जा रही है। याद रहे कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से किरण निकलती है इसको ही बेटा हम दर्पण का फोकस कहते हैं और कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसी को बेटा मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। हम दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है
इस बिंदु को ही दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप समझ सकते हो बेटा, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम ऐसी दो किरणों का मिलना जरूरी है जो दर्पण से टकराने के बाद मिल रही हो। या तो किरणों को मिलाया जाए, यानी या तो किरणें स्वतः मिल जाए क्रिया करने के दौरान, और या फिर इनको जबरदस्ती मिलाया जाए। जबरदस्ती कैसे मिलती हैं, स्वयं कैसे मिलती हैं, इन सारी चीज़ों को हम रूल वाइज समझेंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे। अभी आने वाली ढेर सारी कॉन्सेप्ट में अगले वीडियोज़ में आपको इनको डिटेल में देखना है। अब बेटा यहाँ से अगर हम कोई एक, ये प्रकाश की किरण जाके तो लौट आई, एक वस्तु से हजारों किरणें निकलती हैं, लाखों किरणें निकलती हैं और इतनी सूक्ष्म आकार की हैं कि हमारी आंखें इनको देख तक नहीं पाती हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी जो ह्यूमन आइज हैं, इनकी विजिबिलिटी है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की ही किरणों को या ही वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इससे कम तरंग दैर्घ्य वाली वस्तुओं को, इससे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली वस्तुओं को हम देख नहीं सकते। यहाँ से बेटा कोई प्रकाश की किरण अगर आती है, आपको पता होगा दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जिस रास्ते जाती है, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही रास्ते लौट आती है। इन दोनों ने एक दूसरे को जहां काटा वहीं बेटा हमारा एक प्रतिबिंब बन गया आई डैश। हम प्रतिबिंब को आई से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। वस्तु को ओ से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसको इंग्लिश में बेटा हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब बेसिक सी बात सुनिए, जैसे यहाँ पे बेटा एक वर्ड आया फोकस दूरी। अब हम सरल भाषा में बताएं फोकस दूरी क्या है, तो एक बात याद रखो, दर्पण में नापी जाने वाली सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव बिंदु से मापी जाती है। इसलिए ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसी को बेटा हम इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास बेटा सिंबल है स्मॉल एफ। कौन सा सिंबल है? स्मॉल एफ। पी से लेके एफ तक की दूरी हमारी जो फोकल लेंथ होगी, इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से, जबकि फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्रुव से लेके बस प्रतिबिंब तक की दूरी को हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वस्तु की कुल लंबाई को ओ से, जबकि प्रतिबिंब की कुल लंबाई को आई से। हमें बहुत सारी बेसिक बातें समझनी है, आप तसल्ली रखिए, घबराइए नहीं, हम सारी चीज़ों को बारीकी से समझाने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपको परिभाषाएं समझ में आई। सरल भाषा में दोबारा सारा कुछ रिवाइज करा रहे हैं, बहुत जल्दी देखो। ध्रुव क्या है? इंग्लिश में पोल कहते हैं। दर्पण की सतह के ठीक मध्य में उपस्थित बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण की सतह को निर्मित करने में या गोली दर्पण के कटे हुए भाग को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली वह रेखा जो दर्पण में बाईं ओर से दाईं ओर भी जा सकती है, इसको बेटा हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता है कि दर्पण के बाईं ओर से दाईं ओर जा सकती है। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं कि फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। ये हमने कोई वस्तु मानी, यहाँ से होकर जाने वाली किरण दर्पण की सतह से टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, बस यही बिंदु हमारा बेटा फोकस कहलाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसी को बेटा मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी जानने के लिए बेटा हमें सबसे पहले दर्पण में प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। और दर्पण में प्रतिबिंब हम किस प्रकार बनाते हैं? कम से कम ऐसी दो किरणों का मिलना जरूरी है जो दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे से मिल रही हो। दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे से मिल रही हो, पर्दा बंद कर दो। दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे से मिल रही हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम दो किरणें चाहिए, जबकि एक वस्तु से हजारों किरणें निकलती हैं और हम एक भी किरण नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंखों की विजिबिलिटी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो यहाँ से बेटा वस्तु से ये किरण जा रही है, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से ले गए जो अपनी रास्ते जाती है और अपनी रास्ते वापस आती है। दोनों ने एक दूसरे को जहाँ काटा वहीं हमारा प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अब बेटा हम बेसिक सी बात कर लेते हैं कि इसकी दर्पण की चिन्ह प्रपाटी क्या होगी। तो दर्पण की चिन्ह प्रपाटी समझने के लिए आप बेसिक बात याद रखो कि दर्पण में सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव बिंदु से मापी जाएंगी। और दर्पण का बेटा जो ध्रुव बिंदु है आप सभी को दिख रहा होगा, मेंशन कर दे रहे हैं, ये रहा। सारी दूरियां यहां से नापी जाएंगी। हमें सी से ओ तक की दूरी चाहिए और कहां से मापेंगे? पी से।
डर गए ना? डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, हम सिखाएंगे आपको सी से ओ तक की दूरी कैसे नापेंगे, कहाँ से, पी से। ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, घबराइए नहीं। चलिए देखिए, फिर इसके बाद में बात कर ले बेटा कि अगर इस लाइन के समांतर आते हैं, अगर इस लाइन के समांतर आते हैं बाईं ओर, तो सारी दूरियां माइनस चिन्ह से नापेंगे। अगर इस लाइन के इधर जाते हैं दाईं ओर, तो सारी दूरियां प्लस में मापेंगे। चाहे दर्पण कोई सा भी हो, रूल सभी में इक्वल होंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के सिमिलर चलते हैं, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस माइनस सिंबल से मेजर करेंगे, जबकि राइट साइड की सारी डिस्टेंस प्लस सिंबल से मेजर करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब याद रहे, अब लेफ्ट और राइट सब खत्म, अब कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस लाइन के चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो ऊपर जाते हैं, ऊपर बोले तो इधर, इधर कहीं जाते हैं, तो सारी दूरी किस में होगी, प्लस में। डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन के समांतर इधर चलते हैं तो माइनस, इधर चलते हैं तो प्लस, लेकिन अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में ऊपर चलते हैं कहीं भी तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस। अगर इस पूरे लाइन के नीचे चलते हैं कहीं भी तो सारी दूरियां कैसी ली जाएंगी, माइनस। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर हमारा प्रतिबिंब जैसे ये दो किरणें टकराने के बाद नीचे मिली है तो ये प्रतिबिंब बेटा उल्टा कहलाता है। अगर मुख अक्ष के ऊपर कहीं मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा होता, सीधा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये किरणें खुद मिल गई तो ये प्रतिबिंब कैसा है बेटा, वास्तविक। अगर हम साजिश करके मिलाते तो यही प्रतिबिंब हमारा कैसा होता, आभासी। दूसरी चीज, अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात कर ही रहे हैं तो आप ये भी सुन लीजिए कि ये बेटा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हम किस नाम से जानते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने क्या कहा, इधर की सारी दूरी माइनस में होगी, तो P से लेके O तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। ये बेटा बाईं ओर है तो U का मान कैसा होगा, माइनस। इसके बाद में ये P से लेके C तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी कैसी होगी, माइनस। P से लेके I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी कैसी होगी, माइनस। P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी है, ये भी कैसी होगी, माइनस। अगर बेटा यहाँ पे अगर इस स्थिति की बात करें, इसमें वस्तु सीधी रखी ऊपर की ओर, तो ओ वस्तु की जो लंबाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसा होगा, प्लस में। यहाँ प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, माइनस में। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कॉनकेव मिरर के लिए आप याद रखना, लगभग सारे मान अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह से संबोधित किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें फोकस दूरी क्या है, तो आप बेटा सरल सी परिभाषा लिख सकते हो, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वहीं एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो बेटा ये रहा वक्रता त्रिज्या P से C, इसको हमने क्या बोला, R। P से F क्या है, फोकल लेंथ, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल एफ। तो यहां से हमने क्या बताया, ये फोकल पॉइंट इस C के ठीक बीच में, यानी सरल भाषा में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 लिख सकते हैं। यानी कॉनकेव मिरर के लिए आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट क्लियर हो गई। यही कॉन्वेक्स मिरर के लिए लगती है, लेकिन एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना के आपको समझा देते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। इसमें आपको एक बात क्लियर हो गई कि कॉनकेव मिरर में सारी की सारी दूरियां माइनस चिन्ह से मेजर करेंगे। अच्छा, अब बेटा हम कॉनकेव मिरर बना देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। ये हमने बेटा कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर का ये M1 पार्ट हो गया और ये निचली सतह हो गई M2, ये इसका अपर्चर है। अभी हम नहीं कह सकते ये कॉन्वेक्स मिरर है, अभी उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है केवल। हम कह तब सकते हैं जब इसके इंटरनल पार्ट पे पॉलिश है और इसकी जो आउटर सरफेस है वो कैसी है बेटा, वो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस, एक परावर्तक सतह है, एक चिकनी सतह, एक स्मूथ सतह है। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कॉमन पॉइंट की कि इसका ध्रुव क्या होगा। ये रहा, दर्पण की सतह के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र दर्पण की सतह को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और C से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा वो रेखा है जिसको हम मुख्य अक्ष यानी मुखिया अक्ष कह सकते हैं। ये हमारी रेखा की विशेषता है जो किसी वस्तु से ही आती है, लेकिन ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण के आर पार जा सकती है। ये हमारी बेटा मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पे वस्तु हमेशा कहाँ होती है, दर्पण के बाईं ओर। ये चीज भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगी। दर्पण के बाईं ओर हमने मान ली यहाँ पे कोई वस्तु है। अब प्रतिबिंब जबरदस्ती कैसे बनता है आप देख सकते हो। ये किरण अगर यहाँ से ऐसे जा रही है तो सबको पता है बेटा टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, क्योंकि अंदर की सतह में पॉलिश है। लेकिन पिछली वाली कॉन्सेप्ट में हमने देखा था यहाँ से टकराने वाली किरण कहाँ से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही थी वो हमारा बेटा क्या कहला रहा था, फोकस।
यहाँ देखो किरण तो गई नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती लेके आए इधर। अगर जाती तो कहाँ जाती, फोकस पे जाती। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस। इसकी विशेषता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में ये बिंदु उपस्थित है। इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, दर्पण से वस्तु से आने वाली किरण दर्पण की सतह से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, या ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब दूसरी किरण बेटा कहाँ जा रही थी, दूसरी किरण हमारी जा रही थी वक्रता केंद्र की ओर, लेकिन ये तो बेचारी जा ही नहीं पाई, रास्ते में अटक गई। अंदर के साइड पे पॉलिश है, इसलिए हमें मालूम है कि ऐसी किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो होता यह है कि वो अपने ही रास्ते वापस आ जाती है, और अपने ही रास्ते वापस आती है तो इस प्रकार से चली आएगी। लेकिन गई तो नहीं, अगर जाती तो कैसे जाती, ऐसे जाती। इसको बेटा हम जबरदस्ती ले गए, दोनों ने एक दूसरे को जहां काटा वहीं प्रतिबिंब बन गया आई डैश। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, P से O तक की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होगा बेटा, U का मान माइनस चिन्ह से संबोधित करेंगे, क्योंकि इस लाइन के समांतर बाईं ओर की दूरियां माइनस से। P से लेके I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी होगी, P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। ध्रुव से लेकर के C तक केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ बेटा, U का मान माइनस हो गया, बाईं ओर है, बाकी सारे मान दाईं ओर हैं, तो देखो V भी प्लस का होगा, R भी प्लस का होगा, और बेटा क्या है इसमें, F भी प्लस का होगा, क्योंकि इसके दाईं ओर है। फिर से सुन लो, दर्पण के बाईं ओर की इस लाइन के समांतर सारी दूरी माइनस में, और इस लाइन के समांतर दाईं ओर सारी दूरी प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां प्लस में, चाहे वो बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो। मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियां माइनस में, चाहे वो बेटा हमारी बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अगर कम से कम दो किरणें दर्पण से टकराने के बाद खुद मिल जाएं तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, और साजिश करके जबरदस्ती मिलानी पड़े तो प्रतिबिंब हमारा आभासी है। जबरदस्ती ऐसे ही मिलाते हैं, नियम कहता है कि टकरा के वापस जाएगी, हमने भेज तो दी लेकिन ये कहीं से निकली नहीं, कहीं ऐसे किरणें मिलेंगी नहीं। दूसरी किरण भी गई, लेकिन हमें पता है वक्रता केंद्र जाती है तो अपने रास्ते लौट आती है, ये तो दोनों यहीं अटक गई, टकराने के बाद मिली नहीं, इसलिए हम जबरदस्ती अगर जाती तो कैसे जाती, तो ऐसे जाती। उम्मीद करते बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। हाँ, जाते जाते सुन के जाइए, फोकस अलग है और फोकस दूरी अलग है, जबकि मुख्य फोकस इसी से संबंधित है। फोकस को हम कैपिटल F से और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।